हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। इस वीडियो में हम EHI 03 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए EHI 03 जिसमें हम पढ़ते हैं भारत 8वीं सदी से 15वीं सदी तक, मतलब 800 से 1500 के बीच में भारत में जो राजनीतिक संगठन या भारत के लोगों के द्वारा जो घटित घटनाएं होती है वो पढ़ते हैं। देखिए EHI 0 का एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें आपको हम 10 क्वेश्चन बताएंगे। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है EHI 03 का बना हुआ, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या है वो पहले देख लीजिए। 800 से 1300 ईस्वी में क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति की विवेचना कीजिए। और 7 नंबर है 800 से 1300 ईस्वी के मध्य भारतीय राजनीतिक संगठन का पुनर्गठन का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन आपको 12 नंबर में पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपको 20 नंबर में। 12 नंबर में यदि पूछा जाएगा तो आपको 250 शब्दों में आंसर देना, और 20 नंबर में जब भी पूछा जाता है तो 500 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। और ये दोनों क्वेश्चन का विश्लेषण हम करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 800 से 1300 ईस्वी में क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति की विवेचना कीजिए। जो आपको 12 नंबर में पूछ सकता है और 300 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। देखिए 800 से 1300 ईस्वी के बीच में जो क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्था था उनका संगठन कहाँ कहाँ ज़्यादा फैलाव हुआ था, तो ये भौगोलिक स्थिति उनका वर्णन करना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। सन 800 से 1300 ईस्वी तक भौगोलिक आकार, आर्थिक ढांचा और वैचारिक स्वरूप मुख्यतः एक क्षेत्र के राजनीतिक घटनाक्रम की प्रकृति को निर्धारित करते थे। इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। हर एक जगह हर एक तरह का राजनीतिक संगठन जो है मतलब क्रियाशील था। पहला देखते हैं, पश्चिम तथा मध्य भारत के राजनीतिक घटनाक्रम का भारतीय राजनीति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। 7वीं सदी ईस्वी में अरबों का व्यापारियों के रूप में आगमन के समय से 13वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में तुर्क साम्राज्य की स्थापना तक भारतीय उपमहाद्वीप विदेशी शक्तियों के आक्रमण का मुख्य निशाना बना रहा। मतलब भारत में जो है विदेशी शक्तियाँ बार बार आक्रमण करती रहती थी। आइए दूसरा देखते हैं। देखिए इस समय असम का रूपांतरण आदिवासी राजनीतिक में हो रहा था और उसका संपर्क उत्तरी भारत के साथ स्थापित हो रहा था। मतलब कि असम में जो है आदिवासी लोग मतलब राजनीति का लीड कर रहे थे और वो संपर्क धीरे धीरे उत्तरी भारत मतलब ऊपर पंजाब वगैरह क्षेत्र में अपना स्थापित कर रहे थे राजनीतिक ढांचा। देखिए तीसरा, 9वीं सदी ईस्वी के मध्य तक गंगा घाटी एवं कन्नौज संघर्ष का मुख्य कारण थे। उत्तर, पश्चिम तथा दक्कन की 3 मुख्य शक्तियाँ थी। देखिए उत्तर, पश्चिम और दक्कन की 3 मुख्य शक्तियाँ कौन कौन सी थी? पाल, गुर्जर, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट इस संघर्ष में क्रियाशील थी। मतलब ये लीड रोल निभा रहे थे अपना इधर उत्तर, पश्चिम और दक्कन के क्षेत्र में। आइए 4 नंबर देखते हैं। देखिए उड़ीसा में राज्य का उद्भव मजबूत जनजातीय तत्वों के साथ हो रहा था। उड़ीसा में जो है मजबूत जनजाति लीड रोल निभा रहे थे राजनीतिक में। 5 नंबर देखिए, पश्चिम तथा मध्य भारत में इस समय में राजपूत शासकों की संख्या काफ़ी वृद्धि हुई। पश्चिम तथा मध्य भारत में बीच में और पश्चिम में राजपूत शासकों का वृद्धि संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। 6 नंबर देखिए, कश्मीर में पुरोहितों तथा दामरों जैसे भूस्वामी
सामाजिक गुटों ने आंतरिक राजनीति को प्रभावित किया। 7 नंबर देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, दक्कन तथा दक्षिण में कर्नाटक तथा कावेरी घाटी में स्थित राज्यों के बीच लगातार संघर्ष होते रहते थे। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के समुद्र तट, जो वेंगी कहा जाता था, पर अधिकार करने की लालसा को लेकर चोलों, पांड्यों एवं चेरों के मध्य संघर्ष हुए और इन संघर्षों में यदाकदा श्रीलंका भी शामिल हुआ। इस क्षेत्र की राजनीति की मुख्य विशेषता यही संघर्ष थे। चोल राजाओं ने समुद्र के मार्गों से दक्षिण पूर्वी एशिया तक पहुंचने के सफलतापूर्वक प्रयास किए। देखिए 8 नंबर, मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक ढांचे का पुनर्गठन करने के लिए 3 प्रकार की अवधारणाएं को आधार बनाया गया है। पहला है सामंतीय राजनीतिक संगठन, दूसरा है खंडात्मक राज्य तथा एकीकृत राजनयिक संगठन। ये 3 प्रकार की अवधारणाएं भारत में राजनीतिक ढांचे को पुनर्गठन के लिए जिम्मेदार था। और इन तीनों को हम नेक्स्ट प्रश्न में, इसी वीडियो में नेक्स्ट पर 7 नंबर बताएंगे ये सब क्या था, वो भी आपको हम बताएंगे। बाद के 2 अवधारणाओं को स्थानीय स्तर पर एवं सीमित तौर पर ही लागू किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, उनको भौतिक आधार पर वैकल्पिक रूप से तर्कसंगत नहीं बनाया जा सकता। ये अवधारणाएं भी सामंतीय प्रारूप के उत्पादन की शक्तियों के मूल तत्वों पर निर्भर करती है। सामंतीय तत्वों को अखिल भारतीय स्तर की राजनीतिक में प्रयुक्त किया जा सकता और उन परिस्थितियों में शोध करने के लिए प्रोफेसर R.S. शर्मा, एक प्रोफेसर थे R.S. शर्मा, इनका इस विभाग में मतलब इस तरह के क्रियाकलाप में काफ़ी योगदान रहा है। देखिए, द्वारा प्रस्तुत सामंतीय प्रारूप की ही आर्थिक तर्कसंगत है, लेकिन वास्तव में भिन्न भिन्न क्षेत्रों की राजनीतिक का विश्लेषण अलग अलग किया जाना चाहिए तथा भारतीय उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच तथ्यपरक संबंधों को स्थापित करने की आवश्यकता है। ये देख लिए प्राकृतिक राजनीति जो 800-1300 के बीच में जो हुआ। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये भी क्वेश्चन रिलेटेड है दोनों एक दूसरे से, और दोनों एक दूसरे जरूर, ये टॉपिक जो है हम बता रहे हैं ये ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 800 से 1300 ईस्वी के मध्य भारतीय राजनीतिक संगठन का पुनर्गठन का विश्लेषण कीजिए। थोड़ा सा चिड़िया वगैरह सबका आवाज़ आ रहा है तो आप लोग इसको इग्नोर करके चलिएगा, क्योंकि घर जो है ना, घर के आसपास ढेर सारा वृक्ष है, वहाँ पे चिड़िया रहती है। तो देखिए, घर के आसपास वृक्ष लगाना ही चाहिए, जिससे वातावरण जो शुद्ध होता है और शुद्ध हवा भी आपको मिलता है। तो उस पर चिड़िया भी आके बसती है, तो उसको आप इग्नोर करके चलिएगा। आइए देखते हैं उत्तर। इस विषय पर 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से अब तक जो कुछ भी लिखा गया है उन सब में सामान्यतः 3 दृष्टिकोणों को अपनाया गया है। हम आपको जो बताएं इससे पहले, सामंतीय, खंडात्मक और एकीकृत, इन तीनों का विश्लेषण देखिए। सामंतीय राजनीतिक संगठन, इस विचार का प्रतिपादन प्रोफेसर R.S. शर्मा ने 1965 में प्रकाशित अपनी पुस्तक इंडियन फेडरलिज्म में किया। यह भूमि अनुदानों में भारतीय चरित्र पर आधारित है। यह निम्नलिखित पर केंद्रित है। क्या क्या पे केंद्रित है वो देखिए। पहला है भूमि के नियंत्रण एवं अधिकार पर आधारित प्रशासनिक ढांचा। दूसरा है राजनीतिक प्रभुत्व का विखंडन। तीसरा है भूस्वामी बिचौलियों का पदानुक्रम। चौथा है कृषकों की भूस्वामियों पर निर्भरता। पांचवा है कृषकों का दमन एवं गतिहीनता। छठा है धातु मुद्रा का सीमित उपयोग। देखिए, भूस्वामियों पर किसानों की निर्भरता एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न थी।
कृषि, दस्तकारी, वस्तु उत्पादन, व्यापार एवं वाणिज्य तथा नगरीकरण के विकास ने किसानों के बीच विभेद करने वाली परिस्थितियों को पैदा किया। भूमि के ऊपर पदानुक्रम नियंत्रण कुछ निश्चित क्षेत्रों में भूमि को किराए देने की प्रथा से उत्पन्न हुआ और इसकी कारणवश भूस्वामियों के विभिन्न वर्ग पैदा हो गए। देखिए, मध्यकालीन समाज में आत्मनिर्भर या स्वतंत्र कृषक उत्पादन का प्रचलन था। किसानों का उत्पादन के साधनों एवं प्रक्रियाओं पर नियंत्रण था। इसके साथ साथ यह भी तर्क दिया जाता है कि सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे में सापेक्ष स्वायत्त तथा और कृषि उत्पादन तकनीकों में भी कई परिवर्तन नहीं हुए थे। उत्पादन के साधनों के पुनर्वितरण की उपेक्षा अतिरिक्त उत्पादन के वितरण एवं पुनर्वितरण पर संघर्ष अधिक था। राज्य को प्राप्त होने वाला अतिरिक्त कृषि उत्पादन शोषण का मुख्य उपकरण था। भूमि की आर्थिक उर्वरता तथा किसान के भरण पोषण के निम्न स्तर ने सापेक्ष स्वायत्त को परिस्थितियों में राज्य द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त उत्पादन के संचयन को सुविधाजनक बनाया। लेकिन इस विचार ने भूमि पर एक वर्ग के सर्वोच्च अधिकारों तथा दूसरे वर्ग के निम्न स्तर के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया। वास्तव में यह सत्य है कि प्रारंभिक मध्यकाल में भूमि के एक ही टुकड़े पर किसानों को निम्न प्रकार तथा भूस्वामियों को उच्च अधिकार प्राप्त थे। देखिए आगे, देखिए खंडात्मक राज्य क्या है। खंडात्मक राज्य का तात्पर्य उस राज्य से है जिसके अंतर्गत अनुष्ठानिक आधिपत्य तथा राजनीतिक संप्रभुता के क्षेत्र एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं होते हैं। विधिवत आधिपत्य या विधिवत अर्ध स्वतंत्र राज्य सामान्यतः उदार एवं उसका क्षेत्र परिवर्तनीय होता है, लेकिन राजनीतिक संप्रभुता केंद्रीय क्षेत्र तक सीमित होती है। खंडात्मक राज्य में विभिन्न स्तरों पर सहायक शक्ति के बहुत से केंद्र विद्यमान होते हैं और वह राज्य शक्ति से अलग पदानुक्रम रूप में संगठित होता है। शासक वंश के राजाओं ने प्राथमिक केंद्र से सहायक केंद्रों को वैचारिक रूप से एकीकृत किया है। राज्य के खंडों में वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण स्थानीय संपन्न वर्ग द्वारा किया जाता है। वहाँ पे जो संगठित और जो अमीर आदमी थे वो ही ज़्यादा लीड कर रहे थे वैसे राज्य पे जो गरीब थे या जो किसान कमज़ोर थे। देखिए आगे, यह भी माना जाता है कि ब्राह्मण एवं प्रभुत्वशाली किसानों के मध्य घनिष्ठ सहयोग विद्यमान था। खंडात्मक राज्य के प्रतिपादन की कुछ सीमाएं हैं। अनुष्ठानिक आधिपत्य को सांस्कृतिक आधिपत्य के साथ उलझा दिया जाता है। यह शक्ति के भिन्न भिन्न केंद्रों को मुख्य क्षेत्र से अलग समझती है और उनके राज शक्ति के अंगों के रूप में नहीं देखती। आइए आगे देखते हैं। देखिए, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण भारतीय किसानों के चरित्र की विषमताओं को भली भांति नहीं समझा गया है। जहाँ तक खंडात्मक राज्यों के द्वारा राज्य के ढांचे को राजनीतिक तथा आर्थिक विशालता को इसकी अनुष्ठानिक विशालता तक सहायक बनाने का प्रश्न है, उसमें वह अधिक विश्वास प्रेरित नहीं कर पाता है। इस अवधारणा को राजपूत राजनीतिक संगठन पर भी लागू किया गया है। एडन साउथहॉल एवं ब्रिटेन स्टीन ने इस विचार से सबसे बड़े प्रतिपादक हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, तीन जो राजनीतिक विशेषताएं थी जिसके अनुसार भारत में जो राज्य कोई भी पुनर्गठन राज्य का हो रहा था तो तीन थी, दो बताए, तीसरा है एकीकृत राजनीतिक संगठन। देखिए, इस विचार के प्रतिपादक प्रोफेसर B.D. चट्टोपाध्याय है। इनके अनुसार राजनीतिक प्रक्रिया का
अध्ययन करते समय राज्य व्यवस्था के स्थापित मानकों और केंद्र बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सत्ता को विसर्जित केंद्रों का प्रतिनिधित्व सामान्यतः कथित सामंत व्यवस्था द्वारा होता था। सामंत राजनीतिक संगठन के उस ढांचे में एकीकृत थे जिससे अंतर्गत स्वामीदास संबंध अन्य संबंधों से ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। सामंतों का राजनीतिक ढांचे के एक विशाल अंग के रूप में रूपांतरण स्वयं में पदानुक्रम का प्रमाण है और इस तरह से यह एकीकरण के राजनीतिक आधार को स्पष्ट करता है। राजनीतिक संगठन के आधार के रूप में पद का तात्पर्य है केंद्र के प्रति पहुंच में भिन्नता तथा पदानुक्रम में परिवर्तन। देखिए आगे, देखिए एकात्मक राजनीतिक संगठन सामंतीय राजनीतिक संगठन की भांति राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के समकालीन आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों के समांतर ही देखता है। जैसे कि पहला है ग्रामीण कृषि बस्तियों का स्पष्ट प्रसार, दूसरा है वर्ण विभाजन पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विचारधारा का सपाट प्रसार और तीसरा है स्थानीय समुदाय अनुष्ठानिक एवं पवित्र केंद्रों का एक बड़े ढांचे में एकीकरण। देखिए, लेकिन इस प्रकार का निर्धारण परिभाषिक रूप से सदिग्धता रूप है। शासक परिवार का आधिपत्य और राज समाज जैसे शब्दों का स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त सामंत अपनी राजनीतिक समझ के बावजूद भूस्वामी आगे देखते हैं कुलीन ही बने रहे। इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खंडात्मक राज और एकीकृत राज कई वैकल्पिक भौतिक आधार उपलब्ध नहीं कराते जो सामंतीय राजनीतिक संगठन का मुकाबला कर सके। एकीकृत एवं खंडात्मक दोनों प्रकार के राज्यों की व्याख्या उन भूमि अनुदानों के संदर्भ में की जा सकती है जो सामंतीय ढांचे के निर्णायक तत्व थे। देखिए तीन था, तीनों को समझाए। यदि वीडियो नहीं समझ पाए तो एक बार और देखिए, यदि दो बार देखिएगा तो खुद ब खुद ये समझ में आ जाएगा कि और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस बार के एग्ज़ाम में। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़े ताकि नेक्स्ट पार्ट जो अपलोड करेंगे तो वहाँ पे वीडियो शेयर कर देंगे, लिंक शेयर करेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए थैंक यू, जय हिंद।